एक बार हम लोग पहले रिपीट करेंगे बेल्जियम के बारे में, तब आगे चलेंगे। तब देखिए बेल्जियम की जो राजधानी है क्या है, ब्रुसेल्स है ना। और यूरोप में ज़्यादातर जो युद्ध लड़ा गया कहाँ, बेल्जियम में, इसलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। और बेल्जियम जो है 4 देशों से घिरा है। इधर देखेंगे ब्रिटेन है, इधर देखेंगे फ्रांस है, और इधर आएंगे लग्जमबर्ग, और इधर है जर्मनी ने। 4 देश से घिरा है। हमने देखा कि जो बेल्जियम में, देखो ये चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता के साझेदारी में बहुत मतलब देखो ये सत्ता की साझेदारी आप लोगों को समझ में आ गया कि यानी जो सत्ता है, शक्ति है, सब लोगों में बंटना चाहिए कि नहीं। तो जब सब लोगों में बंट जाए तो उसे क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। अब आपको समझना है कि 2 देश थे जो आपको 10वीं क्लास में दिया गया है कि पढ़ना है कुछ, वहाँ जो सत्ता की साझेदारी हुआ वो कैसे कैसे बेल्जियम में हुआ। तो वहाँ लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन देखेंगे वहीं हम लोग जाएंगे अभी श्रीलंका देखेंगे। तो श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद होता है, यानी स्वतंत्र होता है। लेकिन वहाँ देखेंगे 1948 से लेकर 2009 तक युद्ध चला, जिसे कहते हैं गृह युद्ध। क्या कहते हैं, यानी जब देश के लोग ही आपस में लड़ने लगे तो उसे क्या कहेंगे, गृह युद्ध। क्या कहेंगे, गृह युद्ध। तो हम लोग देखेंगे श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, यानी श्रीलंका तबाह हो गया, यानी टूटने के कगार पे आ गया। वह कई देशों में बंटने वाला था, लेकिन बटा नहीं, बच गया। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। देखो बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा कर दिए, यानी सब लोगों में जो हिस्सा था सबको बराबर मात्रा में बांट दिए। और जब शक्ति बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा तो झगड़ा विवाद कोई नहीं होगा। वही हम लोग देखेंगे। तो बेल्जियम में हम लोग देख रहे थे कि 2 स्थान है ना। जो बेल्जियम का ऊपर वाला भाग है उसे फ्लेमिश इलाका कहते हैं, और जो नीचे वाला इलाका उसे कहते हैं वोलिनिया। क्या कहते हैं, तो जो फ्लेमिश वाला इलाका है वहाँ डच भाषा बोलते हैं, और जो वेलिनिया वाला इलाका है वहाँ कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा। और जो वहाँ डच वाले हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है और उनकी भाषा भी ज़्यादा है। और जो ये वोलिनिया लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनकी भाषा भी ज़्यादा नहीं है और संख्या भी ज़्यादा नहीं। लेकिन आप लोग जब उसकी राजधानी में जाएंगे तो वो बदल जाता है। जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन वो ताकतवर हैं और क्या है, समृद्ध हैं। क्या है, ताकतवर और लेकिन डच वाले ऐसे नहीं है। यही लेकर विवाद हो जाता है, तो जिसे क्या कहते हैं, बेल्जियम का विवाद। क्या कहेंगे, बेल्जियम में मतलब सत्ता का विवाद हो गया। अब हमें आगे यह देखना है, यह जो विवाद हम लोग लिखे थे कि नहीं, मतलब विवाद वाला देखो लिखे हैं बेल्जियम का क्षेत्रफल लगभग लास्ट में, देखो लास्ट में नहीं लिखा है ना। हाँ, तब वो वाला लिख लें। देखो जो 1950 से लेकर 60 तक अब 2 गुट हो गए कि नहीं, एक फ्लेमिश यानी जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और एक डच भाषा बोलते हैं। तो दोनों के बीच 1950 से लेकर 1960 तक खूब विवाद होता है, यानी युद्ध नहीं होता लेकिन विवाद में होता है। कहते हैं हमारी भाषा अच्छा है, डच वाले अच्छा है, फ्रेंच वाले अच्छे नहीं है। लेकिन ये उल्टा हो गया, फ्रेंच वाले ताकतवर थे यानी राजनीति में उनका पकड़ था, और वो लोग क्या थे, समृद्ध। क्या थे, समृद्ध। यही लेकर विवाद हो जाता है 1950 से लेकर 1960 तक। अब ये जो थोड़ा बहुत विवाद हुआ, आगे ये विवाद नहीं बढ़ा, तो हम लोग समझेंगे कि यह जो विवाद था आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो पहले ये विवाद लिख लेते हैं तब देखिए जो बेल्जियम है ना, वहाँ का जो विविधता है अलग अलग है। वहाँ 2 समूह के लोग हैं। जैसे भारत में विवाद होता है कि नहीं, ये कुछ जातियां कहती हैं हम बहुत बढ़िया हैं, ये कहते हैं हम बहादुर हैं, वो बहादुर हैं, यही लेकर आपस में विवाद होता है कि नहीं। तो ऐसे बेल्जियम में भी देखेंगे 2 समुदाय था, एक डच समुदाय था, एक फ्रेंच समुदाय। तो दोनों में लेकर विवाद होता था। डच समुदाय की संख्या ज़्यादा था और उनकी भाषा भी ज़्यादा था, लेकिन फ्रेंच वालों का संख्या भी ज़्यादा नहीं था और भाषा भी ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये जो फ्रेंच वाले हैं क्या थे, समृद्ध और ताकतवर। क्या थे, समृद्ध और ताकतवर। तो जब फ्रेंच वाले समृद्ध और ताकतवर थे तो डच वालों की यह खरेगा कि नहीं, और करता था। तो 1950 से लेकर 60 तक आपस में खूब विवाद किए ये दोनों। मतलब कि आपस में घर में देखे होंगे जब महिलाएं लड़ती हैं तो आपस में लड़ती हैं कि नहीं, तू देखे है बड़ा दलित दरीन लड़की है, ऐसे कहती है कि नहीं, तो आपस में लड़ती है ना।
ऐसे पूरा विवाद होता रहा, लेकिन ये विवाद बहुत बड़ा, यानी घरे में झगड़ा होता रहा कि घर का अलगावजी नहीं हुआ, अलगावजी बढ़ गया। तो ऐसा बेल्जियम ने क्या नियम लगाया कि वहाँ का अलगावजी नहीं हुआ। तो हम लोग वही समझेंगे जिसे कहते हैं बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल, यानी वहाँ मतलब कि छोटा मोटा झगड़ा तो हुआ, लेकिन बेल्जियम में बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ। तो वही हमें समझना है कि वहाँ के लोगों ने कैसे ये झगड़ा आगे बढ़ने नहीं दिया। आप ध्यान समझना। तो पहले देखो, कोई भी देश है वहाँ नेता होंगे कि नहीं, तो जो नेता होते हैं उन्हें कहते हैं राजनेता। क्या कहते हैं? राजनेता, क्योंकि वही शासन करते हैं, राज करते हैं। तो वहाँ के जो राजनेता थे, वहाँ की देखो, वहाँ के जो राजनेता थे, वहाँ की जो विविधता थी, जो कल्चर था, जो अलग अलग समुदाय थे, दोनों को मान लिए कि हाँ ये मतलब बेल्जियम में ऐसा विविधता है और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे घर में चार लड़कियां या 4 लड़के सब लोग बराबर होंगे? नहीं होंगे ना, तो अलग अलग होंगे। तो जो खराब है अगर उसे आप नहीं अपनाएंगे तो बाहर निकल कर कहीं और भाग जाएगा कि नहीं। तो जो खराब है जो सही है सबको मिला जुला कर लेके चलना है कि नहीं। तो वहाँ के जो राजनेता थे सब लोगों को मिला जुला कर कहे हमारे यहाँ जो कल्चर में विविधता हम सबको स्वीकार करते हैं, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट अच्छा है कि नहीं। जब सबको साथ में लेकर चलोगे तो कोई विवाद नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, 1900 देखो दिया ना, 1970 से लेकर 1993 के बीच। तो देखिए संविधान में संशोधन, अब आपको यही पहले समझना कि संशोधन क्या होता है। तो देखो संविधान जब बनाए हो, अब कई वर्षों से संविधान बना है, तो संविधान में कुछ कमियां होगा या समय के साथ कुछ नया चीज आता है कि नहीं। पहले देखो जब एक लड़का या एक लड़की शादी करते थे तभी विवाह कहते थे। अब एक लड़का या एक लड़का शादी कर रहे हैं, एक लड़की और एक लड़की शादी कर रहे हैं ना। लेस्बियन और गे आप लोग सुने होंगे कि नहीं। हाँ, हम बताए थे। तो देखो अब लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं, लड़की और लड़की शादी कर रहे हैं ना। अब बताओ, तो इन्हें पहले शादी का मान्यता नहीं था, और ये साथ है। अगर बताओ एक लड़का एक लड़की, एक लड़का और एक लड़का साथ रूम में रहे, बताओ कोई रहने देगा समाज में? कहेंगे ये समाज में भ्रमण फैला रहे हैं, कहोगे कि नहीं। तो ये जब इन्हें अगर संविधान में कानून बनाना हो तो संविधान में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो संविधान में कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं और कुछ चीज हटाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? संशोधन। क्या कहते हैं? संशोधन। समझ में आ गया नहीं? संशोधन यानी संविधान में अगर हमें कुछ नया चीज जोड़ना हो या कुछ चीज हटाना जो अच्छा ना हो। अब ऐसा अंग्रेज के जमाने का जो कानून है अब वो लागू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसे हटाना जरूरी है कि नहीं। अब कुछ चीजें नया आ रहा है, उसे जोड़ना भी जरूरी है। तो इसे ही क्या कहते हैं? संविधान में संशोधन। अब जो बेल्जियम देश था वहाँ के जो राजनेता थे, दोनों लोगों को लेकर चलना है कि नहीं, फ्रेंच लोगों को भी और डच लोगों को भी। तो इसीलिए संविधान में उन्होंने 1970 से लेकर 93 के बीच कितनी बार संशोधन किया? 4 बार। क्या किया? 4 बार संशोधन किया, जिससे दोनों समूह आपस में अच्छे से रहे। ये दोनों पॉइंट समझ में आ सबको कि नहीं। देखो वो 1970 से 93 के बीच के कितने बार संशोधन किए? 4 बार। अगर संशोधन नहीं करते तो ये जो नया चीज है उसे जोड़ पाते? नहीं जोड़ पाते। तो नया चीज नहीं जुड़ेगा, समाज में चलेगा। अब पहले देखो हम लोगों के यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, अब भी लड़कियां जब जींस पहनती हैं गांव में तो उन्हें खराब लगता है कि नहीं। अरे भगवान होगी का होगी, हमारा लगा घर ज्यादा दिन ना चले नहीं। तो पहली बार जब पहने होंगे ना तो आपके भाई को भी बुरा लगा होगा, पूरे परिवार को लगा होगा ना। अब धीरे धीरे सब लोग एडाप्ट कर लिए कि नहीं कि लड़कियां भी जींस पहन सकती हैं और आराम से पहन रही है। अब चाहे गांव हो चाहे देश हो ना, अब लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही जींस पहन रही हैं ना। लड़कों में क्या, लड़के का ड्रेस एकदम नॉर्मल है ना, वह तेरहियम खा गया वही बारात तक पहुंच गया है। हाँ, खाली कपड़ा जो दो दाग लगा वही हटा लेते हैं बस, ऐसे झाड़ लिए बस। और अब लड़कियों को अगर औरतें जो है तैयार हो तो कम से कम 2 घंटा लेंगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो जब जैसे कहती है हमें यहाँ चलना, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, आराम से पढ़ते हैं 2 घंटा। हाँ, जब तैयार हो जाइएगा बताइएगा आराम से। तो ये समस्या है कि नहीं। उनका साड़ी भी होना चाहिए, मतलब चूड़ी भी मैच का, सब कुछ मैच होना चाहिए ना। और हम लोग देखेंगे जूता अलग रंग का, टोपी अलग रंग का, सब लोग अलग अलग ना, ऐसा लगता है कि कोई कौवा उड़ के आया है ना। तो हाँ, मतलब हंसों के बीच में कौवा आया है। और लड़कियों या औरतों को देखोगे ना, हमेशा वो पूरा एकदम कलर का रहेगा। नेल पॉलिश सोचो, उस पर कोई नहीं ध्यान देगा, नेल पॉलिश भी एकदम कलर का पहन लगाती है। तो ये वाला विविधता समझ में आया। जो दूसरा पॉइंट, अगर उसमें संशोधन नहीं होता जो अच्छी चीजें हैं संविधान में जुड़ पाता।
और जो दो समुदाय हैं आपस में साथ में नहीं रह पाते। अब ध्यान से समझना, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार चलाता है तो मंत्री बनते हैं कि नहीं? यही मंत्री लोग ही कानून का निर्माण करते। अब हमने बताया कि जो शासन में थे मुख्यतः कौन थे? फ्रेंच लोग। कौन थे? तो ये विवाद विषय था कि नहीं? उनकी संख्या कम है लेकिन शासन कौन चला रहे हैं? फ्रेंच लोग। तो वहाँ के राजनेताओं ने दिमाग लगाया, देखो केंद्र में जैसे मोदी जी हैं तो ऐसे केंद्र का सरकार होता है जो पूरे देश पे शासन करता है कि नहीं? तो वहाँ का जो केंद्र का सरकार था तो डच लोग थे और फ्रेंच लोग। तो कहे मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगा। अगर 50 मंत्री बनेंगे तो 25 किससे बनेंगे? डच लोगों से और 25 फ्रेंच लोगों से। अगर बराबर मात्रा मंत्री बनाएंगे तो कोई विवाद नहीं होगा। देखो तीसरा वाला भी बढ़िया था कि नहीं? चौथा वाला देखो, पहले जो था ये, अब जो हमने बताया था कि भारत में जो स्थानीय शासन यानी ग्राम प्रधान और मतलब कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका, जानते हो नहीं? नगर पालिका शहर के लिए होता है और ग्राम पंचायत गांव के लिए। तो गांव के लिए अगर कोई समस्या है तो ग्राम प्रधान हल करेगा और शहर के लिए कोई समस्या है तो नगर पालिका करेगी ना। तो पहले यह भी भारत में नहीं था। तो यह आया है 1993 में। कब आया? 1993 में एक संशोधन हुआ था, दो संशोधन। एक था 73वां संविधान संशोधन, एक था 74वां संविधान। ये जब हम लोग आगे भारत में भी पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन तब हम लोग देखेंगे। तो ये बताओ, तो पहले बेल्जियम में भी नहीं था, बेल्जियम में पहले केंद्र था और राज्य था। तो बताओ जो लोकल लोगों की समस्या है लोकल लोग बता पाएंगे? अगर हमें यहाँ कोई समस्या तो हमें लखनऊ जाना पड़ेगा कि नहीं? तो हम लोग कितनी बार लखनऊ आ जाएंगे? आ जा पाएंगे? एक तो खर्चा लगेगा, दूसरा आने जाने में समय लगेगा। तो ये देखो, तो इसीलिए बेल्जियम के जो राजनेता थे बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, तो केंद्र राज्य पहले अलग से क्या बना दिए? स्थानीय शासन। क्या बना दिए? स्थानीय शासन का मतलब होता है ग्राम पंचायत और नगर पालिका। तो जब 3 लेयर बन जाएंगे तो देश के लिए केंद्र हो गया, राज्य के लिए राज्य हो गया, और जो गांव है और जो शहर है उनके लिए क्या हो गया? स्थानीय शासन। तो ये बताओ, जो बेल्जियम ने वहाँ का जो झगड़ा था, जो विवाद था, ये जो मॉडल अपनाया सही अपनाया कि नहीं? आगे ये विवाद होगा? नहीं होगा। इसे ही क्या कहते हैं? बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल। अब जिसको न समझ में आए पूछ लो एक बार। देखो फिर से समझो, पहला पॉइंट समझेंगे हम लोग। देखो जहाँ जैसे मान लो इतने लोग हो, कुछ लोग पढ़ने में तेज हो, कुछ लोग कमजोर हो, कुछ लोग बीच में हो, तो हमें सबको लेकर चलना है कि नहीं? यानी जो पढ़ने में तेज है सिर्फ उसी को बैठा, जो कमजोर भगा दे तो कोई मतलब है? तो हमें सबको लेकर चलना। वही क्या बता रहा पहला पॉइंट। यानी वहाँ के जो राजनेता लोग थे, कहे डच और फ्रेंच लोगों का खान पान भाषा बोलचाल सब अलग अलग है, तो दोनों लोग रहेंगे, कोई विवाद होने वाला नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि देखो ये जो अलग अलग कल्चर उसे संविधान में रहना चाहिए कि नहीं? तो ये संविधान में जोड़ने के लिए उन्होंने 1970 से 93 के बीच 4 बार संविधान संशोधन किया था। तो ये वाला भी पॉइंट अच्छा था। तीसरा वाला ये था कि देखो कोई भी शासन हो चलाने के लिए मंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं? मंत्री। तो कहा जितने मंत्री डच भाषी बनेंगे उतने ही कौन बनेंगे? फ्रेंच भाषी। तो कोई विवाद होगा? नहीं होगा। और जो हमारा सरकार था पहले 2 स्तर में बटा था, केंद्र और राज्य में। बाद में कितने स्तर बांट दिए? 3 बांट दिए। केंद्र में बांट दिए, राज्य में बांट दिया और स्थानीय शासन। स्थानीय शासन हमने बता दिया ग्राम पंचायत और नगर पालिका। तो यहाँ तक किसी को तकलीफ है? नहीं। यही क्या कहते हैं? बेल्जियम द्वारा अपनाया गया। तो जब बेल्जियम ने ऐसा मॉडल अपना लिया तो बताओ वहाँ के लोग आपस में विवाद करेंगे? नहीं करेंगे। तो यही पूछता है एग्जाम में, ध्यान सुनना, कि बेल्जियम ने कैसा मॉडल अपनाया कि वहाँ गृह युद्ध। गृह युद्ध एक शब्द सुन लो, है गधा। गृह युद्ध का मतलब होता है जब मतलब देश के लोग आपस में ही लड़ने लगे तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। तो गृह युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक है। हम लोग बाहर का दुश्मन है, जैसे मान लो 4 भाई हो, 5 भाई आपस में ही लड़ रहे हो तो कोई हल निकलेगा? तो आपस में जो झगड़ा होता है वो जल्दी ठीक। अगर बाहर का झगड़ा हुआ तो हम लोग मिलकर लड़ लेंगे कि नहीं? अगर दूसरे देश से झगड़ा हुआ तो हम लोग मिलकर लड़ लेंगे। अगर भारत में ही आपस में लड़ाई हो गया तो कोई मतलब, और वो देश तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। क्या कहते हैं? जब देश के लोग आपस में ही लड़ने लगे तो उसे क्या कहोगे? गृह युद्ध। ऐसा घर में भी होता है और ऐसा देश में भी होता है। तो ये वाला उतार लीजिए आप लोग।
चलिए अब हम लोग देख लिया है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। देखिए उससे पहले हम लोग समझेंगे श्रीलंका के बारे में बेसिक जानकारी। तो आप लोग देखिए है गधा लोग, जो श्रीलंका है वो एशिया महाद्वीप में कहाँ है, वो एशिया में, वो भी कहाँ दक्षिण में कहाँ है, तो श्रीलंका कहाँ दक्षिण एशिया में कहाँ है, हाँ एशिया में है, लेकिन एशिया कहाँ है, दक्षिण में कहाँ है, तो श्रीलंका एशिया मतलब एशिया महाद्वीप में है, लेकिन कहाँ है दक्षिण में, इसीलिए इसे क्या सा देश कहते हैं, दक्षिण एशिया का देश कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण एशिया का। अब हम लोग श्रीलंका के बारे में बेसिक जानकारी समझेंगे, ठीक। तो आप जब देखेंगे भारत के जाएंगे थोड़ा सा साउथ में, साउथ और पश्चिम में जाएंगे ना, पूरब में, साउथ और पूरब में जाएंगे तो आपको एक छोटा सा देश मिलेगा, वो क्या है, श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। आप लोगों को द्वीप बताए थे कि नहीं, यानी छोटा सा जमीन जो चारों तरफ किससे घिरा हो, पानी से। किससे घिरा हो, पानी से। तो श्रीलंका ये क्या है, द्वीप है। क्या है, द्वीप। देखो ध्यान से, एक छोटा सा जमीन है जो चारों तरफ पानी से घिरा है कि नहीं, तो श्रीलंका एक द्वीप है। क्या है, क्योंकि एक छोटा सा जमीन है जो चारों तरफ कहाँ से घिरा है, पानी से। अब हम लोग देखोगे ये भारत है, तो भारत इधर देखोगे क्या है, पूरब। क्या है, अब नीचे देखोगे तो क्या, दक्षिण। तो थोड़ा सा दक्षिण और पूरब में एक देश है जिसे क्या कहते हैं, श्रीलंका। क्या कहते हैं, श्रीलंका। अब हम लोग बेसिक जानकारी समझेंगे। तो देखो भारत जो है और ये श्रीलंका आपस में जुड़े हुए हैं, उसे जो जोड़ता है उसे कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं, पाक जल संधि। ध्यान से पूछता है बार बार। और यही देखो ये पानी वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये है मन्नार की खाड़ी। क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो पूछता है मन्नार की खाड़ी किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच है, हाँ अभी आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं यम जी, यम मतलब मन्नार, जी मतलब गल्फ। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है जिसे क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए भारत और श्रीलंका को जोड़ रहे हैं कि नहीं, तो जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, पाक जल संधि। क्या कहेंगे, और जल संधि का मतलब यह है, जैसे देखो जल संधि का एग्जाम में पूछता, हमारे पीसीएस में पूछा था। तो देखो ये यहाँ देखो ये पानी है, ठीक, और इधर भी पानी है, सोचो दो जगह समुद्र है ना, तो इसके जो आपस में जोड़ेगा जो पानी, उसे ही क्या कहेंगे, जल संधि। क्या कहेंगे, यानी जो दो पानियों को आपस में जोड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, जल संधि। क्या कहेंगे, तो जल संधि कोई पूछेगा बता लेंगे ना, यानी जो पानी, यानी देखो एक पानी उधर हो एक पानी इधर हो, दोनों को बीच में जो जोड़े उसे क्या कहोगे, जल संधि। क्या कहेंगे, हाँ। तो जल संधि पतला स्थान होता है जो बड़े बड़े पानियों को जोड़ता है। जैसे देखोगे इधर है अरब सागर। क्या है, अरब सागर है, इधर है बंगाल की। तो बताओ दोनों को आपस में जोड़ रहा है कि नहीं, तो जो आपस में जोड़ रहा है उसे क्या कहेंगे, पाक जल संधि। क्या कहेंगे, तो जल संधि समझ में आया, जो दो पानियों को जोड़ता है, जो जल राशियों को जोड़ता है उसे क्या कहेंगे। और एग्जाम में पूछेगा पाक जल संधि किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है जिसे क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं, हाँ, दोनों एग्जाम में बार बार। अब हम लोग श्रीलंका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक। तो श्रीलंका में आप लोग देखेंगे जो इसका पुराना राजधानी था यही कोलंबो है। क्या है, कोलंबो है। तो जो श्रीलंका का पुराना राजधानी था कोलंबो था। क्या था, लेकिन वर्तमान समय में इसको बदल कर क्या कर दिए हैं, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या कर दिए हैं, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी थी क्या थी, कोलंबो। जैसे भारत की पुरानी राजधानी कोलकाता थी। क्या थी, लेकिन उसे 1911 में बदल कर क्या कर दिए, नई दिल्ली। क्या कर दिए, ऐसे ही श्रीलंका की पुरानी राजधानी क्या थी, कोलंबो, जिसको बदल कर क्या कर दिए, श्री जयवर्धनेपुरा। तो बदला इसीलिए एग्जाम में खूब पूछता है, इसको क्या कर दिए हैं, श्री जयवर्धनेपुरा। यही आपको एक राजधानी और बदला है, मतलब भारत में ही। इधर देखोगे इधर बंगाल की खाड़ी है कि नहीं, तो बंगाल की खाड़ी जाओगे तो बंगाल की जो खाड़ी है ना, ध्यान से देखना, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर। क्या था, यानी बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है किसे, अंडमान निकोबार। क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार, उसका राजधानी था पोर्ट ब्लेयर। क्या था, उसका नाम बदल कर दिए श्री विजयपुरम। क्या कर दिए हैं, हाँ, ये याद कर लेना एग्जाम में आएगा।
यानी देखोगे बंगाल की खाड़ी में एक स्थान था, यानी भारत का द्वीप है क्या है, अंडमान, और जिसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर। अब बदल कर क्या कर दिए, श्री विजयपुरम। ऐसे ही श्रीलंका की पुरानी राजधानी क्या थी, कोलंबो। अब बदल कर क्या कर दिए, श्री जयवर्धनेपुरा। क्या कर दिए हैं, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे कर दिए ना। अब हम लोग देखेंगे, आपको पाक जल संधि समझ में आ गया, मन्नार की खाड़ी समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे आराम, यहाँ तक किसी को तकलीफ है नहीं ना। अगर कोई जल संधि पूछेगा बता लोगे, जो दो पानियों को जोड़ेगा क्या कहोगे। और जो देखो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर है अरब सागर, तो उसे जो जोड़ेगा क्या कहोगे, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है जिसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। ये बेसिक जानकारी। अब आपको ये याद करना है, एग्जाम में बार बार पूछता है, जो श्रीलंका जब स्वतंत्र या आज़ाद हुआ था, कब हुआ था, 4 फरवरी 1948 को। कब हुआ था, 4 फरवरी 1900। ये याद कर लेना है, ये टिक लगाने वाला आता है नहीं एग्जाम में, तो पूछेगा ये 4 फरवरी तो नहीं दिया रहेगा, पूछेगा श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो कब 1900। अगर डेट पूछेगा तो 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था, ठीक। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। श्रीलंका कौन सा देश है, दक्षिण एशिया। यानी देखोगे एशिया बहुत बड़ा है, तो श्रीलंका एशिया कहाँ है, दक्षिण में। कहाँ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया का देश। क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया का देश। तो ये बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग देखेंगे, वहाँ देखोगे बंदरगाह समझते हो कि नहीं। हाँ, जहाँ देखो पानी वाले जहाज जहाँ रुकते हैं उसे कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी होगा रुकता है कि नहीं कहीं स्टॉप पे, ऐसे ही जहाँ जहाज वाले मतलब पानी वाले जहाज होते हैं जहाँ रुकते हैं उसे कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं, तो पूरे दुनिया में फेमस है। जैसे आप लोग नहीं जान रहे हैं, तो जो पढ़ते हैं तैयारी करते हैं उनको पता है, तो पूरे दुनिया में एक बंदरगाह फेमस है, उसका नाम है हम्बनटोटा। क्या नाम है, हम्बनटोटा, ठीक। ये पूछता है किस देश में है, श्रीलंका में। ये बंदरगाह था, तो ये बंदरगाह को चीन ने श्रीलंका को बहुत कर्ज दिया था। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, वहाँ मुख्यतः जो निर्भर है वो चाय पे निर्भर है। किस पे, वहाँ की चाय की खेती करते हैं, वही चाय जो चाय पत्ती नहीं होता वही बेचते हैं, और उसी से उनका घर दुआर चलता। अब देखो तो चाय का खेती कितना दिन, मौसम अगर ख़राब हो गया चाय खेती अच्छे से होगा नहीं। तो श्रीलंका वालों ने रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए चीन से बहुत कर्जा लिया, ठीक। और जब चीन ने बहुत कर्जा दे दिया तो जो उनका बंदरगाह था बहुत फेमस है, उसका क्या नाम है, हम्बनटोटा नाम है। क्या नाम है, हम्बनटोटा। अगर ये बंदरगाह या हम्बनटोटा हो गया, और आप लोग जानते हैं कि भारत और चीन क्या है, एक दूसरे के दुश्मन। क्या है, दुश्मन देश हैं। तो अगर बताओ, देखो भारत यही है और यही श्रीलंका है, अगर चीन यहाँ आ जाएगा तो भारत के लिए अच्छा है नहीं है ना। कभी भी युद्ध होगा तो भारत डायरेक्ट यहाँ पर, मतलब चीन यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, भारत में। लेकिन भारत को युद्ध करना होगा तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, तब से वो श्रीलंका वाला भारत को नुकसान पहुँचा देगा कि नहीं। तो इससे भारत बहुत नाराज हुआ था कि आप चीन को ये बंदरगाह मत दीजिए, क्योंकि यही जो बंगाल की खाड़ी है और जो यही अरब सागर है ना, यहीं से दुनिया के जो जहाज होते हैं, ज़्यादातर व्यापार किससे होता है, जहाज से, पानी वाले जहाज से। अगर हवाई जहाज से होगा तो पैसा बहुत लगेगा कि नहीं, इसीलिए जो ज़्यादातर व्यापार होता है पानी वाले जहाज से। किससे होता है, क्योंकि पानी में वाले जहाज से ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, तो जो आपका सामान है सस्ता रहेगा कि नहीं। अब यही बंगाल की खाड़ी है, यही अरब सागर है, अब यही चीन बैठा है, तो किसी भी देश का अगर जहाज आएगा तो रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा। तो यह भारत के लिए बहुत खतरा था, इससे मोदी जी बहुत नाराज थे। तो एक समय के लिए भारत और चीन, मतलब भारत और श्रीलंका एक दूसरे से नफरत करने लगे थे, क्योंकि यहाँ चीन आ गया और चीन भारत का दुश्मन है। आप लोगों को बताएंगे 1962 का युद्ध बताएंगे आगे आप लोगों को, तो सुन देखिए, आप लोग ध्यान सुनेंगे तो समझ में आएगा आप, क्योंकि कहानी ही लिखना है ना। तो देखेंगे, जब अपने प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और चीन था, चीन में कोई सरकार होता ही नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है वहाँ, मतलब कि राजशाही चलता है। तो वहाँ कहते हैं लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। हाँ, आप ध्यान समझिएगा। तो चीन पहले से ही सोच रहा था कि देखो चीन धीरे धीरे आगे निकल गया कि नहीं। अगर आप देखोगे तो चीन 50 साल भारत से आगे है अमीरी में, ठीक।
तो चीन भारत प्रधानमंत्री मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जान रहे थे कि चीन भारत के ऊपर हमला करेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चीन में मतलब कि चीन से दोस्ती चाह रहे थे। तो अब क्योंकि भारत उस समय गरीब था, जब गरीब था तो किसी से मतलब दुश्मनी या झगड़ा कर सकते हो और तबाह हो जाओगे ना। तो भारत सोचा कि चीन से झगड़ा ना करना पड़े, युद्ध करना ना पड़े। तो 1956 में चीन और भारत एक दोस्त मतलब दुश्मन मतलब कि दोस्त बन जाते हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश जानते हो ना। तो 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चीन से कहते हैं कि हम लोग दोनों दोस्त हो जाएं। तो भारत चीन दोस्त रहेंगे, दुनिया में आगे जाएंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों बड़े देश हैं और मजबूत देश हैं। तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। सुने हो नहीं नारा? तो एक नारा आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जब समझौता हो गया दोनों लोगों के, हम लोग एकदम मतलब दोस्त बन गए, तो झगड़ा होगा नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सोचे कि अगर नारा दे देंगे तो और बढ़िया दोस्ती बन जाएगा। तो उन्होंने नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। अब समझ में आ गया। लेकिन चीन गद्दार देश है, आप लोग जानते हैं। चीन ने पीछे से आकर, आप लोग एक स्थान है रिजांगला, क्या नाम है? रिजांगला एक नाम है, अभी हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे। तो एक स्थान है रिजांगला, क्या है? रिजांगला। आप जाएंगे देखेंगे, मतलब लद्दाख और उत्तराखंड के पास है। तो हमारे सैनिक थे 100-200, कितने थे? 100-200। 1962 का समय था और चीन के कम से कम 2 से 3 हजार सैनिक थे। तो हमारे बाहर आप लोग सुनोगे, देखो एक जात का नाम, आपको बुरा नहीं लगना, ठीक? आप लोग सुन रहे होंगे यादव या अहिर रेजिमेंट, सुन रहे हैं कि नहीं? नारा लगता है, तुम जानते होगे ना, सुनते होगे अहिर रेजिमेंट। जैसे जातियों के नाम पे रेजिमेंट अभी नहीं समझ पा रहे हो ना, यहाँ तक उतारे हो कि नहीं? हाँ, ये वाला उतार लो तब आगे समझाएं। मन्नार की खाड़ी लिख लीजिए आप लोग। हाँ, तो देखो, जब नेहरू जी ने हिंदी चीनी का भाई भाई दिया, तो नेहरू जी सोचे कि चीन वाले हमला नहीं करेंगे। वो मतलब कंफर्म होगा, अगर दोस्ती हो गया तो मारेगा कोई नहीं। तो नेहरू जी अपना विकास कार्य में लग गए। तो सोचे देश को आगे बढ़ाना है, अगर युद्ध करेंगे तो आगे बढ़ा पाएंगे। तो नेहरू जी अपने विकास में, और चीन मतलब कि घात लगा के बैठा था कि भारत पे हमला करेंगे, उसको बेइज्जत करेंगे। तो 1962 में भारत में एक स्थान है रिजांगला, क्या है? रिजांगला। तो उत्तराखंड में जाओगे तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है? रिजांगला, क्या है? रिजांगला। तो 1962 में चीन ने धोखे से, ये जो रिजांगला है, यहाँ हमारे सैनिक थे 100 से 200, कितने थे? 100 से 200 सैनिक, क्योंकि जानते हैं तब झगड़ा तो होगा नहीं, तो सैनिक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसमें से आप लोग देखेंगे तो एक मतलब 120 या 120 से ऊपर एक जात विशेष के लोग हैं, जिसे यादव या आहिर कहते हैं। देखो, जात को आपको लेना नहीं, हम पहले बता देना, नहीं विवाद खड़ा हो जाए ना। तो अब आप मांग क्यों करते हैं ना, ठीक? तो वहाँ देखोगे 100 से 200 सैनिक थे, उसमें से 120 लगभग मतलब एक जात विशेष के लोग थे, जिसे यादव या मतलब या आहिर कहते हैं। अब देखना, तो 120 लोग थे, तो ये लोग बहादुरी से लड़े खूब, ठीक? अंतिम वहाँ उधर चीन से 3000 सैनिक थे और उधर से 100 से 200 थे। तो ये लोग बहादुरी से अंतिम दम तक लड़े, और जब से 100-200 लोग मारे नहीं गए, चीन आगे। सोचो, 100-200 लोग मिलकर ये 3000 सैनिक को रोके हैं, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? अंतिम सांस तक लड़े और बहुत बहादुरी से लड़े। ये 100-200 लोग मारे गए, लेकिन वहाँ के 1000 लोगों को मारा। तो 1000 लोगों को मारा, जब 100-200 लोग मर गए, तो ये जो स्थान है, छोटा सा जाओगे ना तो जम्मू कश्मीर में जाओगे तो चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक? तो उसे कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। ध्यान सुनना, यानी भारत का वह भाग जिसे चीन ने ले लिया है, उसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। समझ में आ गया? अक्साई चीन यानी भारत का हमारा जगह था, उसे चीन ने ले लिया, उसे क्या कहोगे? तो हमारे वहाँ 120 अहिर जवान थे, मतलब सैनिक थे, उन्होंने लड़ा बहादुरी से। अब ये समझो कि अहिर रेजिमेंट का मांग क्यों कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं? अब ध्यान से समझना है। तो देखोगे, रेजिमेंट का मतलब होता है कि सैनिकों का समूह होता है। जैसे रेजिमेंट समूह समझते हो कि नहीं? तो जैसे एक गांव है गिरदकोट, तो उसमें कई लोग रहते हैं कि नहीं? तो रेजिमेंट का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। तो उस समूह में कई मतलब कि 400, 500 या 1000 सैनिक रहते हैं। तो मतलब ये नहीं कि जैसे राजपूत रेजिमेंट सुने हो कि नहीं? राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, तो जातियों के आधार पे बना है। राजपूत एक जाति है, तो उसके आधार पे रेजिमेंट बना है।
अब राजपूत रेजिमेंट है तो सिर्फ उस पर राजपूत यानी ठाकुर ही लोग नहीं रहेंगे, सभी जातियों के लोग रहेंगे, लेकिन उसका नाम है क्या, राजपूत रेजिमेंट। तो ऐसे यादव लोग और आहिर लोग कहते हैं कि हमें एक रेजिमेंट चाहिए, तो मतलब रेजिमेंट बन जाएगा, देखो कितना नाम होगा कि नहीं पूरे देश में, तो उसे क्या कहेंगे, अहिर रेजिमेंट। क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमारे 120 सैनिक लड़े थे बहादुरी से, तो जो बहादुरी से लड़ा उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, तो इसीलिए मांग करते। और मांग जायज भी है, तो जब अन्य जातियों के आधार पर बना है तो हमारी जातियों को मिलना चाहिए कि नहीं सम्मान। तो आप लोग देखोगे ऐसा मतलब कहीं कहीं आंदोलन करते हैं कि नहीं, लेकिन अभी सब लोग जुट नहीं हो रहे हैं। जिस दिन एकजुट होंगे, जिस दिन सरकार में आएंगे, तो मतलब अहिर रेजिमेंट बन जाएगा। ये विवाद था, आप समझ में आ गया। तो रिजांगला में 120 लोग मारे गए थे जवान, तो वही लोग मांग कर रहे हैं कि हमें अलग से रेजिमेंट चाहिए। और रेजिमेंट में कई सैनिक होते हैं, ये नहीं कि जब अहिर रेजिमेंट बन जाएगा तो उसमें यादव लोग काम करेंगे और सभी जातियों के लोग रहेंगे, खाली रेजिमेंट का नाम क्या रहेगा। जैसे मान लो अखिलेश जी यूपी का सीएम बनेंगे, तो क्या सिर्फ यूपी में यादव लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, तो सब लोग रहेंगे कि नहीं, तो खाली वो सरकार में है ना। अब जैसे योगी जी जो है ठाकुर हैं, तो क्या बताओ यूपी में सिर्फ ठाकुर लोग रह रहे हैं, सभी लोग रह रहे हैं कि नहीं। तो ये है, अब समझ में आ गया ये वाला कहानी कि आप लोग मांग क्यों करते हैं। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।